नमस्कार। और क्लास 12 ज्योग्राफी में सेकंड बुक में हम फिफ्थ चैप्टर लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर कवर कर रहे थे। और आज इस चैप्टर में जो हमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो थी वो भारतीय कृषि के विकास के लिए अपनाई गई थी, उन स्ट्रेटजीज पे जो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो स्टार्टिंग से जो एक तरह से सबसिस्टेंस एक निर्वाण जो है वो तरह की कृषि रही है, जिसमें हमारा मेन टारगेट जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो सर्वाइवल के लिए होता है। कोई कमर्शियल या कुछ जो है हम इस तरह की कृषि नहीं करते थे जिसकी वजह से हम उसका मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट ले सके। ना तो इतना प्रोडक्शन ही हमारे यहाँ होता है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से हम एग्रीकल्चर वर्क को परफॉर्म करते थे। तो इस वजह से जो भारतीय कृषि में जो विकास था वो उस लेवल का नहीं हो पा रहा था जिस लेवल का होना चाहिए था। नेक्स्ट ये कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय देश के सामने जो एक तरह से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर था वो था प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर जो था उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम आबादी जो है वो उस समय जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, और एग्रीकल्चर एक बड़े आबादी को जो है वो कवर कर रहा था। लेकिन जब देश की आबादी जैसे-जैसे बढ़ने लगी वैसे-वैसे हमारी नीड्स बढ़ती गई और क्रॉप्स का प्रोडक्शन जिस लेवल का होना चाहिए, जितनी डिमांड थी उसके अनुसार वो उसकी जो आपूर्ति थी या एक तरह से सप्लाई जो थी वो कम थी। तो इस वजह से एक हमें क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे जो वो फ़ोकस करने की ज़रूरत थी। देश एक अलग तरह की समस्याओं से उस समय जूझ रहा था, कहीं पे सूखे की स्थिति थी, कहीं पे लोग भूखों मर रहे थे, भूखमरी की कंडीशन थी। तो ऐसे में जो है हमें एक नई स्ट्रेटजी को जो है फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत थी। फिर उस समय जब हम जो है देश की आज़ादी के समय ही जब समय पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो देश का बहुत बड़ा एक फर्टाइल लैंड फ़ॉर्म जो है उसके पाकिस्तान के साथ चला गया। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा लॉस था, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे अब हमें उन्हीं के ऊपर डिपेंड रह कर के अपना डेवलपमेंट करना था। तो स्ट्रेटजीज़ इसके लिए बहुत सारी जो है वो अपनाई गई। उनमें से कुछ जो था वो ये था कि हमारे पास जो कैश क्रॉप्स थे उस कैश क्रॉप्स को हमें रिप्लेस करना था फूड क्रॉप से, क्योंकि मैंने आपको अभी इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंडिया की इंक्रीज़ कर रही थी और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। सर्वाइवल करने के लिए, लिवलीहुड के लिए हमें पूरी तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे। जबकि प्रोडक्शन जो था वो डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड के रिलेटिवली काफ़ी कम था। तो जो कैश क्रॉप्स वगैरह पे हम जो उस समय एक तरह से थोड़ा-सा कोशिश कर रहे थे उन पे फ़ोकस करने की, तो अब उससे शिफ्ट कर दिया फूड ग्रेन्स की तरफ, फूड क्रॉप्स पे प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, जो भी कल्चरेबल लैंडफ़ॉर्म्स अवेलेबल थे, उनका इंटेंसिफ़िकेशन करना, उनमें अधिक से अधिक पैदावार को लाने की कोशिश की, पैदावार करने की कोशिश की गई, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकें। दूसरा कि जो हमारे पास आस-पास में जो भी नॉन कल्चरेबल लैंडफ़ॉर्म्स थे, फैलर लैंडफ़ॉर्म्स थे, बंजर ज़मीनें वगैरह थी, उनको जो है वो फिर से उनका रिफ़ॉर्म करके फिर से उनमें टेक्नोलॉजी और तरह-तरह के इरिगेशन या फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ करके हम उसको फिर से कल्चरेबल बना सकें, ताकि हमारे पास क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए लैंडफ़ॉर्म्स क्या हो सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो सके। ये स्ट्रैटेजीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ॉलो अप करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रैटेजीज़ थी उसमें गवर्नमेंट ने 3 स्टेप्स लिए थे, जिसको जो हम अब देखते हैं कि कौन-कौन से वो स्टेप थे। 1950 का जो डिकेड था उस डिकेड में जो है हमें उस ये वो दशक था जिस समय एक तरह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता था वो स्टैग्नेंट कंडीशंस में पहुंच गया था, और अब क्रॉप्स के प्रोडक्शन को जो बढ़ाने की कोशिश की जानी थी। तो हमें एक नए तरीके की एक नई न्यू स्ट्रेटजीज को हमें जो है वो फॉर्म करना था, और उसके तहत 1960 का जो डिकेड था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिकेड थे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ये वो समय था जिस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है 2 आपके जो स्ट्रैटेजीज़ थी उनमें से एक आईएएपी और एक आईएडीपी, और तीसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आईएएपी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो था, इस प्रोग्राम में मेन जो फ़ोकस किया गया वो ये कि हमारे पास जो भी एग्रीकल्चर लैंडफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, अब कोशिश ये करना है कि हम उनको साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके और साइंटिफिक मेथड से टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को
प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लैंड फॉर्म्स अब इस समय इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हम उसको मॉडिफाई करके हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो देश में लगभग 20% क्षेत्र को इस प्रोग्राम के तहत लाने की कोशिश की गई, और इनमें जो क्रॉप्स जो मेन फोकस जिनमें फोकस किया गया था उसमें व्हीट, राइस, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन, पोटैटो, ये थे। इन पे जो है वो फोकस किया गया। दूसरा जो था प्रोग्राम वो था आपका आईएडीपी प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक तरह का पैकेज प्रोग्राम था जिसमें टारगेट में जो था वो था फार्मर को जो है वो क्या करना था, उसके एक तरह से उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, उसको जो है वो हमें एक मजबूती प्रदान करनी थी, और उसके लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट और जो एग्रीकल्चर इनपुट्स थे, चाहे वो क्या नाम है उसमें सीड्स हों, फर्टिलाइज़र्स हों, या फिर इरिगेशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हों, वो चीज़ें अवेलेबल कराने की उनकी जो है वो स्ट्रेटजीज थी इस प्रोग्राम में जो है वो कोशिश की गई उसको फॉलो अप करने के लिए। तो ये एक तरह का ये पैकेज प्रोग्राम था, और इसमें बैंकों से या फिर दूसरे तरीके से जो है उन किसानों को लो इंटरेस्ट रेट पे उनको जो है वो लोन अवेलेबल कराना, ये मेन इनका फोकस था। इसके लिए देश की कुछ 7 राज्यों के 7 जिलों को जो है उसमें सेलेक्ट किया गया था। उसमें तमिलनाडु का आपका तंजावुर डिस्ट्रिक्ट था, फिर आंध्र प्रदेश का वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट था, फिर उसमें बिहार का शाहाबाद था, मध्य प्रदेश का रायपुर था, और उत्तर प्रदेश का जो है वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो था वो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो लिए गया था। तो ये दोनों प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम थे जो कि आने वाले समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म का काम किया, एक ज़्यादा तरह से इनके लिए आधार का जो है वो काम किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में जब शुरू की गई तो ये एक नाम ही है इसका रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी, एक ये क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसने इंडियन एग्रीकल्चर के सिनारियो को जो है वो पूरी तरह से, जो पूरी के भारतीय कृषि के परिदृश्य को जो है वो क्या किया उसने, इसमें चेंज कर दिया गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने की जो पहल की गई थी वो मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग थे। उन्होंने वीट के कल्टीवेशन को लेकर के जो है स्ट्रेटजी अपनाई थी, और उसमें उन्होंने हरित क्रांति को लेकर के एक उस समय ये कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट जो है वो उसी समय से आया था। और फिर जो है इसी स्ट्रेटजी को जो है वहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके फिलीपींस में जो है वो एक राइस का जो है रिसर्च सेंटर वहाँ पे बनाया गया, और राइस के जो है वो एचआईवी सीड्स पे जो है वहाँ पे काम करने की शुरुआत की गई। इन्हीं चीज़ों से जो प्रेरणा लेकर के भारत में डॉक्टर एम स्वामीनाथन, इन्होंने जो है वो क्या किया, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। उसकी जो है वो यहाँ पे एक तरह से फाउंडेशन उन्होंने भारत में रखी। और वैसे में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये जिस तरह से आईएडीपी एक पैकेज प्रोग्राम था, उसी तरह से आपकी जो है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरह से ये पैकेज टेक्नोलॉजी थी। ये पूरी की पूरी तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो एक साथ इनको लाने की कोशिश की गई, और इनमें से किसी एक के बिना जो है ये जो रिवॉल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए इसको पैकेज टेक्नोलॉजी बोला गया। जो टारगेट जो थे इसमें ये थे कि जो एचवाईवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब बीज ऐसे हों जिनसे एक जो सिंगल क्रॉप से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में जो है वो ले सकें, ये कोशिश थी। और इसके लिए जो सीड्स थे, सीड्स में मॉडिफिकेशन जो है वो कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, कुछ रिसर्च कर करके दूसरी वेराइटीज़ को वहाँ पे क्या किया गया, डेवलप किया गया। तो इस तरह के सीड्स जो हैं वो अलग-अलग क्रॉप्स को जो है वो ला करके, और उनसे क्रॉप्स की प्रोडक्शन खास करके व्हीट और राइस के जो है वो एचवाईवी सीड्स जो है वो डेवलप किए गए। अब ये जो सीड्स थे ये हाई यील्डिंग वैरायटी थी, उन्नत किस्म की बीजें थी, और इसके लिए इनको जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खादों, क्योंकि वो जो हम एक तरह से जो ग्रीन फर्टिलाइज़र जो हम पहले यूज़ करते थे वो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि वो इसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र ही ज़रूरी था। तो केमिकल फर्टिलाइज़र और फिर दोनों की वजह से जो है इन ऐसी क्रॉप्स थी, इनको सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, या फिर पानी की ज़रूरत इन प्लांट्स को ज़्यादा थी। तो इसलिए इरिगेशन पे फोकस किया गया, और इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल और पंपिंग सेट मशीनों वगैरह का जो है वो लाने की कोशिश की गई। मशीनरीज में अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रैक्टर्स वगैरह जो है वो दो अदर हार्वेस्टिंग मशीन्स, थ्रेसर वगैरह जो है वो लाने जो है वो उनको ला करके यहाँ पे और जो है वो मशीनों को जो है वो शुरुआत की गई।
दूसरा जो टारगेट था इनका ये कि जो हमारे पास हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन के सामने जो एक फूड क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस फूड क्राइसिस को हम दूर कर सकते थे हम ग्रेन्स का प्रोडक्शन को इन्हांस करके, अनाजों के उत्पादन को बढ़ा करके। तो ये टारगेट था और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो है वो, या हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या कर सकते थे कि इन चीज़ों को पॉसिबल बना सकते थे। उसके बाद जो इसमें कोशिश ये की कि अच्छा इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो किसानों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो जो उनके सामने जो एक गरीबी की स्थिति थी वो दूर होती, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते। और हम ग्रेन्स के प्रोडक्शन की वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी को तो बूस्टअप जो है वो मिलता ही मिलता। फिर कॉमर्शियलाइजेशन की भी शुरुआत की कि इनके व्यापारीकरण और वाणिज्यीकरण की शुरुआत की कि देश में जो है इनको एक मार्केट अवेलेबल कराने की कोशिश की गई। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो राइस और व्हीट का। और इन स्टेट्स में अगर हम कंट्री वाइज अगर बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये जो सक्सेसफुल ये आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन रही वो खास करके वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और उधर आसाम, फिर इधर तमिलनाडु, साउथ में तमिलनाडु वगैरह में जो ये काफ़ी सक्सेसफुल ये रही। मतलब अगर हम बात करें तो ओवरऑल पूरी कंट्री में ये प्रोग्राम जो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये इसलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल थे। वहाँ के जो किसान, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स वगैरह थे वो फाइनेंशियली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अदर जो देश में दूसरे जो किसान थे उनसे उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी। इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो इन स्टेट्स में काफ़ी आसान रहा और इस वजह से इन स्टेट्स में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सक्सेसफुली जो है वो स्टार्टअप की गई। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी वो एक तरह से भारत में एक नए एरा की शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत थी जिससे भारतीय कृषि को जो है एक नई पहचान मिली। अब हम सिर्फ क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, हम उनका प्रोडक्शन इतना सरप्लस लेवल पे करने लगे कि हम उसकी मार्केटिंग भी कर सकते थे, हम उनको बेच भी कर सकते थे। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ भरण पोषण के लिए ही नहीं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी क्या हो गया कि हमने क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो ये स्ट्रैटेजीज जो थी वो स्पेशली फॉलो की गई थी इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, भारतीय कृषि की प्रोग्राम भारतीय कृषि के विकास के लिए। ये रणनीतियाँ जो थी वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। और ये इसकी शुरुआत जब 1960 के डिकेड में हुई थी तो ये लगभग 1990 के डिकेड तक जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और इसी के साथ जो है मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। सो थैंक यू।